जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स लुसेंट सामान्य ज्ञान है। जल्द ही आपका क्रॉन ऑब्जेक्टिव भी स्टार्ट हो जाएगा, पर पहले हम फिजिक्स खत्म कर लेते हैं। इसमें कम से कम 7 से 8 वीडियो आएगा, 7 से 8 लेसन बचा हुआ है, फिर आपका ये खत्म हो जाएगा। तेजी से कंप्लीट करेंगे हम, क्योंकि क्रॉन स्टार्ट करना है। तो आज जो हमारा एक्सरसाइज है वो है स्थिर विद्युत, कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिसिटी। दिया गया है पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित होती है उसे हम कहते हैं स्थिर विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश क्या होता है? स्थिर होता है, कांस्टेंट भी होता है। कोई भी परस्पर, जैसे अगर हम दोनों हाथ को ही रगड़ेंगे ना, तो कुछ देर के बाद क्या होता है? हीट होता है, गर्म हो जाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाता है। तो वही क्या होता है? स्थिर विद्युत होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 2 प्रकार के आवेशों को धनात्मक और ऋणात्मक आवेश नाम दिया। इसमें जो 2 प्रकार का, एक पॉजिटिव और निगेटिव होता है, उसको धनात्मक और ऋणात्मक उन्होंने कहा। समान प्रकार के अर्थात धन और ऋण और ऋण आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। मतलब जो प्लस और माइनस होगा वो आकर्षित होगा, और प्लस और प्लस जो होगा वो क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा, मतलब दूर जाएगा। जैसे चुंबक में होता है, सेम वैसा ही होता है। वस्तुओं पर आवेशन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। वस्तुओं का आवेशन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। कभी भी अगर रासायनिक गुण आए ना, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन का नाम याद रखना ही होगा, क्योंकि किसी भी वस्तु का जो रासायनिक गुण होता है वो उसके इलेक्ट्रॉन पे ही निर्भर करता है। यहाँ नीचे सारणी में देखो, यहाँ पे बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, प्लस माइनस में लड़का लड़की का नेगेटिव, मतलब इस टाइप का वो कर देते ताकि बच्चे को याद रहे। ये कहना गलत नहीं है, पर लड़के लड़के में भी लगाव होता है, ठीक ना। यहाँ नीचे सारणी में कुछ वस्तुओं इस ढंग से सजाई गई है कि यदि किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से रगड़कर विद्युत उत्पन्न की जाए तो सारणी में जो ऊपर है उसमें धन आवेश और जो नीचे है उसमें ऋण आवेश उत्पन्न होगा। जैसे ऊपर में सजाया गया है उसकी बात की जा रही है कि ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि कांच को कागज के साथ रगड़ेंगे तो कांच में घन आवेश और कागज में क्या हो जाएगा? ऋण आवेश उत्पन्न होगा। कांच में घन आवेश, कांच यहाँ पे दिया गया है, घन आवेश, और कागज में क्या आ जाएगा? ऋण आवेश। जैसे अब रोआ को हम किस पे? कांच पे रगड़ेंगे तो यहाँ पे रोआ क्या होगा? घन आवेश होगा, और कांच क्या हो जाएगा? ऋण आवेश होगा। मतलब ऊपर जो है ना वो घन होगा, नीचे वाला ऋण होगा। क्लियर? अब नीचे आते हैं, यहाँ पे देख लो कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि रो ऑफ, एक लाइन से याद करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे पे देख लो ना, कांच और कागज को घसे तो कांच यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा, और कागज क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। जैसे लकड़ी और रबर को हम घसेंगे तो लकड़ी यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा, और रबर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो इस टाइप से दिया गया है। आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को उस आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को उस आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। जब भी घनत्व का जिक्र होगा ना तो एक एकांक क्षेत्रफल की बात जरूर आ जाती है, क्योंकि वो एकांक पे करता है, इसीलिए घनत्व जो होता है वो कभी भी कम नहीं होता, चाहे क्षेत्रफल अधिक हो या कम हो। चालक का पृष्ठ घनत्व चालक के आकार एवं चालक के समीप स्थित अन्य चालक या विद्युत रोधी पदार्थों पर निर्भर करता है। पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक चालक के नुकीले भाग पर होता है, क्योंकि नुकीले भाग का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। अब है चालक यानी कंडक्टर। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। सबसे अच्छा इसका इसमें चांदी है, फिर तांबा, एल्यूमिनियम आदि इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। चांदी सबसे अच्छा चालक है, दूसरे स्थान पे क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। अचालक यानी नन कंडक्टर, जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता उन्हें अचालक कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे? अचालक कहेंगे, या बैड कंडक्टर भी कहा जाता है। या बैड कंडक्टर तो क्या करंट जा रहा है पर कम जा रहा है, नन कंडक्टर ही अच्छा रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में लकड़ी, पत्थर, रबर, कागज, ये सब क्या हो जाएगा?
नॉन कंडक्टर हो जाएगा। कूलाम्ब का नियम, दो स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यहाँ पे ये सेंटेंस आपको पूरा याद ही करना पड़ेगा, पूछा जाता है, ये दे देगा और पूछेगा ये किसका नियम है। तो क्या दिया गया है कि दोनों आवेशों की मात्रा का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक याद कर लो, पूछा जाएगा ये किसका नियम है, तो कूलाम्ब का नियम। दोनों आवेशों की मात्रा, दोनों तारों की, यहाँ पे दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये कहा गया है कूलाम्ब के नियम में। फिर है विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी आवेश द्वारा आवेशित वस्तु के चारों ओर का स्थान तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। जैसे चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, वैसे ही विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र में किसी वस्तु पर स्थित एकांक घन आवेश की क्रियाशीलता बल के विद्युत क्षेत्र को तीव्रता का, फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक घन आवेश पर क्रियाशील बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। जैसे तार के चारों से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किसी एक पॉइंट पर जितना क्रियाशीलता होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, तीव्रता कहा जाता है। खोखले चालक के विद्युत क्षेत्र, किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यदि ऐसे चालक को आवेशित किया जाए तो संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है, अतः खोखले गोले एक विद्युत परीक्षक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड का कार्य करता है। यही कारण है कि किसी कार्य पर अगर त्वरित विद्युत गिर जाए तो कार के अंदर बैठे मतलब कार के अंदर अगर आप बैठे हो तो पूरी तरह से सुरक्षित रहोगे। त्वरित से प्राप्त विद्युत आवेश कार के बाहरी सतह पर रहता है। जैसे कहा जाए अगर कोई कार पे बिजली गिर गया तो अगर कोई बीच में बैठा हुआ है या कार के अंदर बैठा खिड़की से लगा हुआ है तो उसको कोई हानि नहीं होगा, कार के चारों साइड से होकर विद्युत जाएगा। तो ये होता है खोखले चालक का विद्युत क्षेत्र के कारण ऐसा हो पाता है। ये थोड़ा याद रखिएगा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये आएगा कि कार में बैठे व्यक्ति को क्या करना चाहिए अगर उस पर तारित विद्युत गिर जाए, तो उसको क्या करना चाहिए, सारा विंडो बंद करके बीच में बैठना चाहिए, ठीक ना, गाड़ी के अंदर बैठना चाहिए बंद गाड़ी में, तो वो क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। इससे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य एवं आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। विद्युत विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट। यह क्या है, अदिश राशि है। विद्युत विभव कैसा है, अदिश राशि है। अब विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, एक कूलाम्ब घन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उस बिंदु के मध्य का विभवांतर कहा जाता है। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है, नाम से क्लियर है। जितना का अंतर होगा न विभव में उसे ही कहा जाता है विभवांतर, मतलब विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा उसके कारण चालक के विभव में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, फैराड होता है, फैराड। फिर से रिपीट कर लो, किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा उसके कारण चालक में जो परिवर्तन आएगा विभव में, उसके अनुपात को क्या कहा जाता है, विद्युत धारिता कहा जाता है, जिसका मात्रक क्या है, फैराड। विद्युत सेल इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राइमरी यानी प्राथमिक और दूसरा क्या होता है, द्वितीयक यानी सेकेंडरी सेल। प्राथमिक सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा से सीधा विद्युत ऊर्जा आता है और उसको हम एक बार प्रयोग करने के बाद उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते, बेकार हो जाता है। वोल्टीय सेल, लेंसो सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल, ये सब प्राथमिक सेल का उदाहरण है। जैसे घड़ी का बैटरी से मतलब हम लोग एक बार चार्ज की फिर फेंकना पड़ जाता है। वहीं द्वितीयक सेल क्या होता है, हम चार्ज कर पाते हैं। द्वितीयक सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को
रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मतलब विद्युत से जो रासायनिक होता है वही क्या होता है, बैटरी को चार्ज होता है। आवेशन इस पर बार बार प्रयोग में लाया जाता है। वोल्टीय सेल का आविष्कार 1799 ईस्वी में प्रोफेसर एलिजांड्रो वोल्टा ने किया था। इसमें जस्ते की एक छड़ कैथोड के रूप में एवं तांबे की छड़ एनोड के रूप में प्रयोग की जाती है। फिर से इसको याद कर लो कि जस्ते का छड़ जो होता है कैथोड होता है, जस्ता क्या होता है, कैथोड होता है, और तांबा क्या होता है, एनोड होता है, तांबा एनोड होता है। इन छड़ों को कांच के बर्तन में रखे सल्फ्यूरिक एसिड में रखा जाता है। किसमें, वोल्टीय सेल में, यानी द्वितीयक सेल में। आगे है आपका लेक्सांसे सेल में एनोड के रूप में कार्बन की छड़ एवं कैथोड के रूप में जस्ते की छड़ का प्रयोग किया जाता है। इसमें कार्बन का छड़ जो होता है वो होता है एनोड के रूप में और कैथोड के रूप में जस्ते का छड़ होता है। इन छड़ों को कांच के बर्तन में रखे अमोनियम क्लोराइड में रखा जाता है। फिर लेक्सांसे सेल, इसमें एनोड के रूप में कार्बन का छड़ और मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप और कार्बन मिश्रण के बीच में रखा जाता है। ये जो लेक्सांसे प्राइमरी सेल का उदाहरण है। लेक्सांसे सेल का विद्युत वाहक बल यानी विभव लगभग 1.5 वोल्ट का होता है। लेक्सांसे सेल का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जैसे विद्युत घंटी में हो गया, टेलीफोन में हो गया, इस सब में। शुष्क सेल में जस्ते के बर्तन में मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड एवं कार्बन का मिश्रण भरा होता है। इस मिश्रण के बीच में कार्बन की एक छड़ रखी जाती है जिसमें कार्बन की छड़ एनोड के रूप में एवं जस्ते के बर्तन कैथोड के रूप में कार्य करते हैं। इस सेल का विभव 1.5 वोल्ट होता है। अब आगे आपका दिया गया विद्युत धारा, काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज है, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।